सब जानते हैं और हम जानते हैं कि अनीश अंकुर जी लगभग 3 दशक से भी ज़्यादा समय से सक्रिय हैं रंगमंच पर और अभिनय के साथ साथ लेखन में भी उनकी गहरी रुचि रही है। उनकी कई सारी किताबें प्रकाशित हो चुकी है। वर्तमान विकास में मुक्ति के प्रश्न, पेरिस कम्यून, विरासत और सबक, रोज़ा लग्जमबर्ग के ऊपर एक उनकी किताब है और राम अवतार शास्त्री की जीवनी उन्होंने लिखी है कलाओं के 3 शिखर। और लगातार कला समीक्षक के रूप में भी उनकी कलम चलती रही है और सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी बहुत ज़ोर शोर से रहती है। लोकार्पण है, इतने सारे लोग, देश के चर्चित लेखक, विद्वान सब इकट्ठे हैं, तो मैं बहुत बहुत आभार इनके प्रति प्रकट करता हूं कि आपने अपना समय निकाला। और ये किताब प्रकाशन संस्थान के स्टॉल पर उपलब्ध है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में लंबे समय में लेख, इंटरव्यूज़ हैं जो रंगमंच पर हैं और रंगमंच के दूसरे आयामों पर है। बहुत ही आलोचनात्मक है कि कैसे रंगमंच हो रहा है, क्या प्रवृत्तियां हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, उन सब के बारे में एक ज़रूरी बातचीत है। अब मैं आगे के संचालन के लिए सुशील जी से आग्रह करूँगा कि आप आएँ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद जेपी। आप सब देख ही रहे हैं कि आज काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। अनीश की किताब का लोकार्पण है और ये इस मायने में ऐतिहासिक हो गया कि मंच पर और मंच के नीचे दोनों जगह पे भारी संख्या में लोग हैं। आज 1 दर्जन के आसपास लोग मंच पे हैं और नीचे तो खैर भरा ही हुआ है पूरा। तो अनीश को एज एक्टिविस्ट हम लोग 30 साल 35 साल से देखते रहे हैं। अब अनीश मुकम्मल लेखक हो चुके हैं। यूँ तो उनकी 4-5 पहले पुस्तिकाएं आ चुकी हैं, लेकिन ये उनकी पहली किताब है जिसमें उनके पहले के लेखों का संग्रह है, कुछ नई चीज़ें भी हैं और 4 खंडों में किताब है जिस पर हमारे वक्ता आगे बोलेंगे। तो बिना देर किए, चूँकि काफ़ी वक्ताओं को बोलना है, सबसे पहले मैं ऋषिकेश सुलभ भैया को बोलता हूँ कि वो आएँ और इस किताब पर अपनी बात कहें। मंच पर उपस्थित तमाम सुधीजन, विद्वतजन और सामने बैठे तमाम सुधीजन, साथियों, अनीश अंकुर की ये किताब मेरे लिए निजी तौर पर बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। लगातार कि ये किताब आनी चाहिए, इसका दबाव मैं उन पर बनाए रखता था, लेकिन कई वर्षों तक वो धोखा देते रहे और उसके बाद अंततः ये किताब आई। पिछले दिनों किसी बातचीत में मैंने कहा कि पटना रंगमंच का इतिहास लिखा जाना चाहिए और कम से कम 250-300 साल का इतिहास लिखित में उपलब्ध है, जगह जगह टुकड़ों में। किसी को ये काम करना चाहिए। ये बातचीत हो ही रही थी और हम लोग सोच रहे थे, कई लोगों ने से मैंने बातचीत की थी कि कैसे किया जाए। जब ये किताब हाथ में आई तो लगा कि यह तो इतिहास जो पटना ही नहीं, बिहार के रंगमंच का इतिहास है, वो इसमें बहुत बड़ी मात्रा में दर्ज है। अब पूरी तरह तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ इसमें दर्ज है। जो 3 दशक है, लगभग 3 दशक की बहुत सारी चीज़ें इसमें दर्ज है। साथ ही पूरा जो राष्ट्रीय परिदृश्य है हिंदी रंगमंच का, उस राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी अनीश अंकुर ने लिखा है और तमाम जो हमारे समय के, जो हमारे अहद के जो महत्वपूर्ण रंगकर्मी रहे हैं, चाहे वो नाटककार हों, निर्देशक हों, अभिनेता हों, सब पर अनीश की नज़र गई है, उनके काम को देखा है और लिखा है उस पर। तो यह किताब अगर आप नाट्यालोचन की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह सक्रियता से, रंग सक्रियता जो है, नाट्य सक्रियता जो है, हमारे पूरे प्रदेश की ही नहीं, देश की भी, उस पर, उस हलचल को ये किताब दर्ज करती है। और अनीश ने विभिन्न अवसरों पर विभिन्न लोगों को, पटना के कुछ ऐसे लोगों के बारे में इस किताब में दर्ज है जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, जिनका काम बहुतों के सामने नहीं आ पाया, जो अल्प अवधि में चले गए या बहुत कम, थोड़ा सा काम करके चले गए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम किया।
उन लोगों का नाम भी इसमें दर्ज है इस किताब में, उन पर भी बाकायदे टिप्पणियाँ हैं। तो इस तरह यह किताब रंग सक्रियता जो है यहाँ की, बिहार की ख़ास तौर पर, उसको ये किताब बिल्कुल नए ढंग से और बिना किसी लाग लपेट के, जिसको कहा जाए बिना किसी क्योंकि इतिहास में अक्सर गड़बड़ियाँ होती हैं, कभी कुछ साहित्य और संस्कृति की दुनिया में भी गड़बड़ियाँ होती हैं। हमेशा कई महत्वपूर्ण चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि इसमें कोशिश है, जितनी भी कोशिश है, जितना भी संभव हो सका है। अब पूरी किताब तो देख नहीं पाया हूँ मैं, कल किताब मुझे मिली, उलट पुलट कर जितना देख पाया उसे पता चलता है कि यह एक ईमानदार कोशिश है। और अनीश अंकुर को बहुत बहुत बधाई, उनकी सक्रियता बनी रहे और थोड़ा अपनी गति तेज़ करें लेखन की, बाकी सब कुछ तो तेज़ गति से करते ही हैं वो, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। अनीस ने इधर लिखना शुरू किया और पिछले दिनों उनकी पिछले 10 साल में 4-5 पुस्तिकाएं आ चुकी हैं, जैसे मुक्ति के प्रश्न, वर्तमान विकास में, पेरिस कम्यून, विरासत और सबक, रोजा लग्जमबर्ग पर व्यक्तित्व और विचार, रामावतार शास्त्री जीवन और जन सरोकार, और कलाओं के 3 शिखर, जो 3 महत्वपूर्ण कला जगत की हस्तियों के बारे में है। अब मैं अरुण कमल सर से अनुरोध करूंगा कि सर आएँ और अनीस की किताब के बारे में। आदरणीय आलोक धनवा जी, आदरणीय प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी, निवेदिता जी, मोना झा, आप सभी मंच पर विराजमान विभूतियाँ और ये प्रेक्षागृह, मैंने ज़िंदगी में कोई नाटक नहीं किया, लेकिन नाटक देखे ज़रूर, जिसमें अनीश अंकुर जी के भी नाटक देखे। कई नाटक हमने नुक्कड़ों पर देखे उनके, और उनको मैं एक अभिनेता के तौर पर पहले जानता था। धीरे धीरे जब मैंने उनको सुना और कुछ पढ़ा तो लगा कि आदमी विद्वान भी है। और जब ये किताब मुझको मिली तो मुझको बहुत खुशी हुई। ये अनीश अंकुर की पहली मुकम्मल किताब है। इसके पहले पुस्तिकाएं हैं अलग अलग विषयों पर, लेकिन एक पूरी किताब रंगमंच पर, रंगमंच के सवालों पर, यह अनीश अंकुर की पहली किताब है। और अभी हाल में हमने 2-3 और किताबें देखी। एक ऋषिकेश सुलभ की बहुत ही अच्छी किताब है, वो नाटक पर, नाटक के लोगों पर, अभिनेताओं पर और ऐसे लोगों पर भी जिनके बारे में कम बात होती है। एक और किताब श्याम शर्मा जी की भी है, देखा देखी, वो भी बहुत अच्छी किताब है। लेकिन ये किताब ज़्यादा बड़े कलेवर में है। मुझको देख के बहुत खुशी हुई कि इसमें ब्रेख्त से लेकर शेक्सपियर और पीट सीगर पर भी निबंध हैं। और जो शेक्सपियर पर निबंध है वो मैंने सबसे पहले पढ़ा। मैं कुछ असहमतियों के बावजूद मैं कहूँगा कि हिंदी में शेक्सपियर पर बहुत ही कम लिखा गया है और अनीश अंकुर ने बहुत अधिकार के साथ लिखा है। तो मुझको इस बात की बहुत खुशी हुई। और जो अंत उन्होंने किया है उस लेख का बहुत ही अच्छा है, किंग लियर के एक संवाद से, कि अपने संवाद सुधारो नहीं तो तुम्हारी बुरी गत होगी। अब ये एक बहुत ही मामूली बात कि अपने संवाद सुधारो, संवाद का यहाँ बहुत बड़ा अर्थ हो जाता है। शेक्सपियर एक ऐसे नाटककार थे जो लगातार नाटक के बारे में भी बात करते थे, हर नाटक में। अनीश अंकुर ने इसको पकड़ा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुझको लगा इस किताब में, वो बिहार के रंगमंच पर जो लिखा उन्होंने। जैसे पंडारक में 100 साल से नाटक हो रहे हैं। बिहार के गांव-गांव में नाटकों की बहुत बड़ी परंपरा है और अनीश अंकुर ने उस ओर इशारा किया है। कुछ साक्षात्कार बहुत अच्छे हैं, जिसमें एक साक्षात्कार राम गोपाल बजाज का भी है, जिसमें वो कहते हैं कि अगला जन्म अगर मुझको मिला तो मैं स्त्री के रूप में पैदा होना चाहूँगा।
बहुत दिलचस्प साक्षात्कार है। प्रसन्ना का साक्षात्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने यहाँ बैठे हुए हैं अनिल अंशुमन, उनका भी साक्षात्कार है, और कुणाल जी का भी साक्षात्कार है। कई लोगों के बहुत अच्छा है, और कुछ संस्मरण भी हैं जिसमें राणा बनर्जी का संस्मरण भी है। तो ये किताब इस तरह से एक पूरी किताब बनती है। अब मुझको ये कहना है कि इतने सारे लोगों ने एक साथ किसी एक किताब का लोकार्पण किया, ये मैंने अभी तक नहीं देखा था। और इतने सारे लोग, मैं मेले में जब घुसा, जिससे पूछा वो कह रहा है मैं अनीश अंकुर के कार्यक्रम में जा रहा हूँ। तो ये पूरा मेला जैसे अनीश अंकुर के लिए ही आया। ऐसी लोकप्रियता भी पटने में किसी दूसरे आदमी की नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और अब यह लोकप्रियता उनकी किन कारणों से है ये मुझको पता नहीं। मैं तो कुछ मतलब मेरा कुछ मैं कुछ भय से भी यहाँ आया, तो ये भी है, क्योंकि भाई कौन ठीक अभिनेता ऐसे भी, और वो अभिनेता हैं, नेता भी हैं, एक तरह हमारे भी नेता हैं वो, तो मैं इस तरह से उनसे डरता भी हूँ। लेकिन मैं सचमुच बहुत प्रभावित हुआ कि एक आदमी जो लगातार मैदान में काम कर रहा है, लोगों के बीच काम कर रहा है, राजनीतिक कार्यकर्ता भी है, विभिन्न विषयों पर काम कर रहा है, उसने चुपचाप ये लगभग 400 पृष्ठों की, 400 से ऊपर ये किताब तैयार की। तो मैं इसके लिए अनीश अंकुर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। और भाई इतनी बड़ी किताब है, इतने लोग हैं, तो अनीश अंकुर से मैं ये भी कहूँगा कि जब ये सब हो जाए तो अकेले में कुछ लोगों को खाने पर बुलाएं, तो ये अच्छा मज़ा आएगा इसमें। और मैं प्रकाशन संस्थान के हरिश्चंद्र शर्मा जी को बधाई देता हूँ। बहुत बढ़िया से छापा उन्होंने, इतने सुंदर कागज़ पर छापा। तनवीर अख्तर जैसा आदमी, इतना बड़ा थिएटर का आदमी, वो भी यहाँ बैठा है, जो कहीं किसी साहित्य के कार्यक्रम में आज तक मुझको नज़र नहीं आया। तो इस बात की भी मुझको बहुत बड़ी खुशी है कि वो हैं मेरे बहुत प्रिय निर्देशक और हैं वो, जैसे जावेद मेरे सबसे प्रिय अभिनेता भी हैं। तो मैं इस तरह अनीश अंकुर को बहुत बधाई देता हूँ। और उनकी किताब से ये 6-7 पंक्तियाँ एक कविता की हैं जो ब्रेख्त की है, वो पढ़ के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरे बारे में सोचना तो थोड़ी रियायत के साथ कि कैसे अंधेरे ज़माने से गुज़रे, जूतों से ज़्यादा देश बदले, खाना खाया युद्ध के मैदानों में, नींद पूरी की हत्यारों के बीच। मेरे बारे में सोचना तो थोड़ी रियायत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। आपने अनीस को कहा, देखते हैं कि अनीस हम लोगों को उन कुछ लोगों में शामिल करते हैं कि नहीं। जी दीदी, हाँ वो उसका ख्याल रखते हैं अच्छे से। तो हमारा तो पिछले 30 सालों का संबंध है। और ठीक कहा दोनों हमारे वरिष्ठ कवियों ने और कवि और लेखक ने, ऋषिकेश भैया ने और अरुण कमल सर ने, कि अब इन्होंने लिखना शुरू किया है तो अब ये लिखते रहें, बेहतर होगा, एक्टिविज़म के साथ साथ चलता रहे। तो अब हमारे बीच कई लोग हैं, तो मैं सबसे पहले अब बुलाना चाहूँगा संतोष दीक्षित को कि वो आएँ और इस किताब पर अपनी बात कहें। नमस्कार। मंच पे उपस्थित सभी विद्वज्जन और उपस्थित आप सब, बहुत महत्वपूर्ण उपस्थिति है आज पटना की, मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं अनीश अंकुर को बधाई देता हूँ। इतनी जो अच्छी किताब है, मुझे कल ये किताब देखने को मिली और मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा इसको काफ़ी, और कुछ चीज़ें मैंने उसको नोट करके रख ली है कि इसको भविष्य में पढ़ना है।
चूँकि रंगमंच से नाटक वगैरह देखता तो रहा हूँ, दिलचस्पी भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है। तो ये किताब मेरे लिए बहुत काम की है, ख़ास करके। और अनीश अंकुर जी पिछले कई वर्षों से मतलब लगातार इसमें जो लेख हैं उनके वो 2-2.5 दशक के बीच के लेख हैं और वो अलग अलग विषयों को लेकर के हैं और उन्होंने कई खंडों में इस किताब को बांट करके रखा है। लेकिन ये जो किताब का शीर्षक है ये सबसे विचारोत्तेजक है, रंगमंच का सामाजिक सरोकार। ये जो शीर्षक है ये इस नाते भी आज के समय में इतना मौजू है कि आज हमारे जो सामाजिक सरोकार हैं, केवल रंगमंच के ही नहीं पूरे साहित्य के, ये बहुत संकट में है। ये समाज अभी हरिश्चंद्र शर्मा जी ने भी इस और कुछ इशारा किया था। तो ये संकट जो है वो कुछ अलग तरह का है। बिल्कुल आज जिस तरह से समाज के साथ साहित्य का ऐसे भी एक बहुत जटिल रिश्ता रहा है। यद्यपि लोग बहुत आसानी से रामचंद्र शुक्ल के ज़माने से कह रहे हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है और ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन साहित्य का बहुत ही द्वंद्वात्मक और बहुत जटिल रिश्ता रहा है समाज से। समाज जिस तरह से बदलता है, साहित्य को भी उस अनुरूप अपने को बदलना पड़ता है अगर वह समाज के सापेक्ष रचनाएं कर सके, क्योंकि वैसी ही रचना दीर्घजीवी हो सकती हैं। आज आप देखिए कि जो पल्प लिटरेचर जिसको हम कहते हैं, अंग्रेजी में पल्प लिटरेचर इसलिए भी कहा जाता था, हिंदी में लुगदी साहित्य, क्योंकि वो खास तरह के पन्ने में छपता था, इसलिए उसको पल्प लिटरेचर कहते थे। लेकिन आज जो पल्प लिटरेचर है वो बड़े अच्छे चिकने पन्नों पे छप रहा है और एक पूरा तंत्र जो है वो लगा हुआ है इसको एक साहित्यिक मान्यता दिलाने के लिए। और सबसे बड़ा ये खतरा जो है वो साहित्य और रंगमंच पर तो इसलिए भी ज़्यादा खतरा है कि ये तमाम जो OTT सीरियल्स और इस तरह के जो मोबाइल पे जो लगातार मनोरंजन की चीज़ें आ रही हैं, तो ये रंगमंच पे बहुत खतरा है। क्योंकि रंगमंच साहित्य की तरह इतना आसान नहीं है कि आप एक कागज़ और कलम, माइकोस्की कहते थे कि अगर एक लेखक के पास कलम और कागज़ हो तो वो उसके लिए वो पर्याप्त है। लेकिन वो लिखते हैं कि कभी कभी लेखक को हवाई जहाज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक कंट्राडिक्शंस है। लेकिन रंगमंच में तो बिल्कुल जो है, चूँकि वो एक प्रदर्शनकारी कला है, तो जाहिर है कि उसमें पैसे का, कुछ पूंजी का वो ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए बहुत सारे रंगमंच कर जो अपने नाटक को बरकरार रखने के लिए या अपने नाट्य कला को आगे बढ़ाने के लिए वो सत्ता से समझौता कर लेते हैं। इसका एक बड़ा कारण ये भी है जो देखने में आ रहा है। ये किताब इन सारे चीज़ों पर अलग अलग लेखों में फोकस डालती है। इसमें जो 4 खंड है उसमें एक पहला जो खंड है वो कई बड़े नाटक कर्मियों पर है, जैसे शंभू मित्र पे है। और शंभू मित्र के बारे में पढ़ते हुए मैंने नवान नाटक के बारे में, वो पहले मैं PC जोशी के बारे में पढ़ते हुए मैं उसको जानता था, लेकिन इसमें उसके बारे में एक पूरी वो है, पूरा जिक्र है कि किस तरह से हिंदी में भी इसका जो है वो अंतिम अभिलाषा के रूप में नेमीचंद जैन ने इसका मतलब मंचन किया था, अनुवाद भी करके। तो और शंभू मित्र ने फिल्म में भी डायरेक्शन किया। मुझे ये नहीं पता था। जागते रहो फिल्म मेरी बहुत ही पसंदीदा फिल्म है, मैं कई बार देख चुका हूँ राज कपूर की फिल्म के रूप में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका डायरेक्शन शंभू मित्र ने किया है। तो ये किताब इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को हमारे सामने लाती है, कई खंडों में है। ये बिहार के रंगमंच को लेकर के भी इसमें बात की गई है, जैसा अभी अनुकमल जी ने कहा और सुलभ जी ने कहा, पंडारक वगैरह के क्षेत्र में और पूरे बिहार में जो रंगमंच की गतिविधि हो रही है, अनीश अंकुर की नज़र वहाँ पे है। और अंत में इसमें कुछ कुछ जो साक्षात्कार हैं वो बहुत ज़रूरी है। साक्षात्कार ऐसे भी बहुत ज़रूरी विधा है।
चूँकि एक लेखक जो है वो अपने को पूरी तरह से निचोड़ देता है। मैं अरुण कमल जी का साक्षात्कार बहुत ध्यान से और एकदम नहीं छोड़ता हूँ, या जितने भी बड़े लेखक हैं, क्योंकि उससे आपको बहुत समृद्धि मिलती है। आप पूरे निचोड़ एक आ जाता है लेखक का। तो ये सब चीज़ें हैं। और उन्होंने अंत में कुछ जो बिहार के विशिष्ट कर्मी, जो रंगमंच कर्मी जो अब नहीं रहे हमारे बीच, उनके ऊपर श्रद्धांजलि लेख भी है। तो कुल मिलाकर के ये कितनी मुकम्मल किताब है कि खास करके जो रंगमंच से जुड़े हुए लोग हैं और जो रंगमंच को जानना और समझना चाहते हैं, खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी किताब है। मैं इस ज़रूरी किताब के लिए अनीश अंकुर को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जैसा अभी संतोष भैया बता रहे थे, इसमें जो स्मृति शेष और संस्मरण जो पटना के स्थानीय ऐसे रंगकर्मियों के बारे में है जिनका असामयिक निधन हो गया, वो इस किताब का एक बहुत संवेदनशील पक्ष है। और मुझे लगता है कि अनीस ने बहुत अच्छा काम किया कि अपने पुराने साथियों को याद किया। हमारे बीच डॉक्टर विनय कुमार भी आ गए और डॉक्टर विनय कुमार ने वो इस किताब के पहले ग्राहक भी है। सबसे पहले उन्होंने पुस्तक मेले में ये किताब खरीदी थी। अब मैं कुणाल जी को बुलाना चाहूँगा, हिंदी और मैथिली के सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और नाटककार, कि वो आएँ और इस किताब के बारे में अपनी बात करें। मित्रों, सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि अरुण जी, आलोक धनवा जी, विनय कुमार जी, तनवीर भाई से बहुत दिनों के बाद मिला हूँ। ये अवसर प्रदान, और ये लोग, निवेदिता सामने बैठी है, व्यास जी को बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। इतने सारे लोग हैं, राकेश झा हैं, श्रीकांत जी हैं, इन सब से मुलाकात लगता है बरसों के बाद हुई है। और इसका श्रेय जाता है प्रिय अनीस अंकुर को, जिन्हें मैं एक अभिनेता के तौर पर बहुत दिनों से जानता हूँ। साथ साथ हम लोगों ने एक साथ, भले ही अलग भाषाएं रही हो हमारी, लेकिन करीब एक ही विचार से प्रभावित होकर हम लोगों ने रंगमंच किया है। आगे भी करने की तमन्ना है, होता है कि नहीं पता नहीं। समय कुछ ऐसा ही है कि रंगमंच है क्या है? रंगमंच तो एक सामाजिक कला है, और सामाजिक कला के लिए विचार का होना तो बहुत ही ज़रूरी है, सरोकार का होना तो बहुत ज़रूरी है। इस सरोकार पर बात अगर अभी की जाती है तो आनंद का विषय होता है। अभी के समय में तकनीक बढ़ गई है, भव्यता बढ़ गई है, विचार पीछे छूटता जा रहा है। ऐसे में सामाजिक रंगमंच के या इस तरह की सामाजिक कला के सामाजिक सरोकार की बात करना बहुत ही ज़रूरी है, और इस ज़रूरी काम को अंजाम दिया है हमारे प्रिय अनीस ने। हम अनीस को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। पुस्तक मैंने पढ़ी नहीं है, और बिना पढ़े हुए पुस्तक के बारे में बोलना मुझे आता नहीं है। ये कला मैंने सीखी नहीं, सीख भी नहीं सकता। फौरी तौर पर भी कुछ खास नहीं कर सकता। इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया है, और हमारे पूर्व वक्ताओं ने ये सारी बातें कह दी। इसको हम दोहराएंगे ही, जो कि बहुत ठीक नहीं होगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए अनीस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी, बहुत धन्यवाद। अब साहित्यकारों के बाद नाटक की दुनिया के लोगों से हम अनीस की किताब का तारुफ करा रहे हैं, तो मैं अब बुलाना चाहूँगा तनवीर अख्तर जी को, राष्ट्रीय महासचिव इप्टा और जाने माने निर्देशक, हम सबके प्रिय तनवीर भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ आके काफ़ी खुशी है। अब मैं हॉल में देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। व्यास जी तो सामने हैं हमारे, और प्रोफेसर सर भी हम लोग के, नवल जी भी हैं, शेफाली मैम भी हैं, निवेदिता हैं, और चित्रकार भी हैं। सब लोग यहाँ बैठे हैं, मंच पर आसीन सभी लेखकगण। मैं अनीस को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि ये किताब
रंगमंच के सामाजिक सरोकार शीर्षक से कई संकलन, कई साक्षात्कार इसमें हैं, जो साक्षात्कार पढ़ने के दौरान आपको पता शायद चलेगा कि रंगमंच के क्या सरोकार हैं, क्या होने चाहिए। बहुत सारी टिप्पणियां हैं इनकी, उस पर भी बात आप जब पढ़ेंगे तो रंगमंच के सरोकार की जानकारी आपको मिलेगी। मैं यहाँ रंगमंच को कभी कभी सरोकार की जब हम बात करते हैं तो एक्टिविज़म होते हैं। थिएटर अपने आप में एक्टिविज़म है, लगातार काम करना थिएटर के लिए, और वो एक्टिविज़म तभी होगा जब उसका संबंध समाज के साथ होगा। और वो एक्टिविज़म मेरे ख्याल से इसमें तो उस ढंग से नहीं देखा गया है, लेकिन पटना में ये एक्टिविज़म के 2 लोग यहाँ गवाह बैठे हुए हैं, 2 नहीं 3 गवाह हैं। पुष्पेंद्र जी भी हॉल में बैठे हुए हैं, और यहाँ हमारे आलोक धनवा जी बैठे हुए हैं, अनिल अंशुमन बैठे हुए हैं। अभी अनीस सक्रिय नहीं जब हुए थे या आए नहीं थे पटल पर, उस वक्त एक्टिविज़म का जो दौर था, और वो सबसे बड़ा दौर था। अपने आसपास जो घटना घट रही है, थिएटर के लोग और गाने वाले लोगों ने प्रेमचंद रंगशाला का आंदोलन किया था, बहुत सशक्त आंदोलन हुआ और उसने सफलता भी की। वो एक्टिविज़म या सरोकार, थिएटर का सरोकार आज कहाँ है, इस पर भी हम लोगों को सोचना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। लेकिन इस पुस्तक में बहुत सारी बातें हैं जो पढ़ के समझ में आएगा कि हम मतलब नहीं, वो तो है नाम उस विषय पर हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। अभी बहुत लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ यहाँ कि अभी भी ये रंगमंच का जो सरोकार है उसको परिभाषित करने की फिर से ज़रूरत है। परिभाषित करना है। आज के नौजवान युवा रंगकर्मी जो हैं, नौजवान निर्देशक हैं, उनको परिभाषित करना होगा फिर से कि रंगमंच का सरोकार क्या सिर्फ फेस्टिवल करना है, रंगमंच का सरोकार क्या सिर्फ एक नाटक कर देने से उसका विषय वस्तु, उसमें विचार, उसकी कला, उसका शिल्प कहीं जाएगा, कहीं ठहरेगा जो हमारे समाज और हमारी जनता से संबंध रखता है। बहरहाल अनीस को बहुत बहुत एक बार पुनः बधाई। किताब चूँकि मैंने भी पूरी तरह से पढ़ी नहीं है, इसलिए किताब पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन आप लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से अनीस को बहुत बहुत बधाई। इसी तरह लिखते रहें और गंभीरता के साथ और रिसर्च के साथ और तथ्यों के साथ इस यात्रा को वो जारी रखें। ये मेरी शुभकामना है। शुक्रिया, धन्यवाद। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम संस्कृति कर्मी और जनगायक, पुराने रंगकर्मी और एक्टिविस्ट अनिल अंशुमन जी को बुलाना चाहेंगे तो आएँ, और उनका तो इंटरव्यू भी है इसमें, तो मुझे लगता है कि टिप्पणी संक्षिप्त हो तो बेहतर होगा। तो आप आएँ, और क्योंकि आपका इंटरव्यू भी लोग पढ़ेंगे तो और उससे लाभान्वित होंगे। बिना किसी भूमिका के लेखक बहुत चालाक भी है, रंगकर्मी है ना, तो लिख रहा है कि यह पुस्तक रंगमंच पर कोई गंभीर अध्ययन नहीं है, रंगमंच की सृजनात्मक समस्याओं पर कोई विचार नहीं किया गया है, फिर वगैरह वगैरह। तो बहुत अपने लिए सेफ जोन भी निकाल लिए हैं कि कोई घेरे ना। सबसे पहले तो आप सबों का बहुत अभिवादन और अभिनंदन है, मंच से ज़्यादा, क्योंकि सारे लोग मैं देख रहा हूँ वो लोग हैं जो सामाजिक सरोकार वाले हैं, और एक उम्र से जिसके ज़रिए हम पटना को जानते समझते हैं। और इस नाते मेरा थोड़ा मन उत्साहित हुआ। और दूसरी बात कि इस किताब ने पूरे बिहार के रंगकर्मियों को एक मान सम्मान दिया है। अमूमन समझा जाता था कि नाटक करते हैं, नाटक करने वाले अध्येता नहीं होते हैं या लिख नहीं सकते हैं, और बिहार का रंगमंच जिस पर मेरी लगातार रही है कि अक्सर कहा गया पटना रंगमंच, बिहार का रंगमंच एमेच्योर थिएटर है, शौकिया रंगमंच है। और मैं समझ नहीं पाया कि ये कैसा शौक है कि लोग ज़िंदगी लगा देते हैं, कैरियर लगा देते हैं। कहीं ये तो नहीं है कि बिहार को जिस ढंग से
बिहार आंदोलनों की धरती रही है, जिस ढंग से उसको एक मनोवैज्ञानिक तौर से दिखाना कि पिछड़ा है, चूँकि आंदोलन में ये धमक रही है, तो थिएटर में भी नुक्कड़ नाटक अगर कहीं सबसे ज़्यादा हुए या रंगमंच पर भी सामाजिक विषयक नाटक हुए हैं तो बिहार और पटना रंगमंच हुआ है। इस नाते इन्होंने सारे रंगकर्मियों का मान सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। और दूसरा बस संक्षिप्त में ही, क्योंकि और वक्तागण है, कि ये सिलसिला बढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि मुझे याद आता है कि पटना कालिदास रंगालय पर 20 साल पहले एक संस्था विशेष है, संस्कार भारती, उनके मुख्य राज्य संयोजक खड़े रहते थे और भैया भैया सबको करते थे, हम लोग भी सम्मान देते थे। आज वो निर्णायक बने हैं कि कहाँ क्या होगा, कितना फंड होगा, माने वो संस्था। तो ये जो स्थिति बदली है, इसे पुनर्वापस लेना है। बिहार का रंगमंच, पटना का रंगमंच सामाजिक सरोकार का ही रहा है, आमजन का रहा है, और आप सभी उसके भागीदार रहे हैं, हिस्सेदार रहे हैं, दर्शक रहे हैं, कर्मी भी रहे हैं। इस नाते ये किताब माने एक उपलब्धि कही जाएगी। अनीश को बहुत बहुत साधुवाद इसके लिए, शुक्रिया। अब मैं हमारे बीच वरिष्ठ अभिनेता पटना रंगमंच के श्री सुमन कुमार जी हैं, और मुझे लगता है 50 साल तो ज़रूर इनका कैरियर हो चुका होगा, तो 60 साल ना जी। तो अब आप समझ लीजिए, इनके लिए विशेष रूप से तालियां। सुमन भैया आया। अनीश अंकुर भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। उन्होंने रंगमंच पर ये किताब, ये पुस्तक लिखी है, रंगमंच के सामाजिक सरोकार। और मैं क्या बताऊँ, इस मतलब पगडंडी से चलकर ही मैं आगे आया, और जिन पगडंडियों से मैं चला उनके कई गवाह हैं। वो पगडंडियाँ हम भी गांव ग्रामीण क्षेत्र के आदमी रहे, और अभी मुझे 75 साल की उम्र में अमृत अवार्ड मिला उपराष्ट्रपति के हाथों। तो ये सम्मान इन्हीं मित्रों और इन्हीं की शुभकामनाओं के बल पर ही मिला है। मैं देख रहा हूँ, इस बहुत ज़्यादा तो समय नहीं है मेरे पास, लेकिन एक उदाहरण मैं अनीश जी का देना चाहता हूँ। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिनको पुस्तक मिल गई है उनको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए कि आज इस पुस्तक को मैंने पढ़ा ही नहीं। तो बड़ा अजीब लगता है कि पुस्तक को मैंने पढ़ा नहीं। अगर आपने सरसरी निगाह से भी उस पुस्तक को देख लिया है तो वो बहुत बड़ी बात है। अनीश जी एक नाटक कर रहे थे कालिदास रंगालय में। उस नाटक का नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन वो नाटक में हम देख रहे हैं कि 6 बजे तक मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं, और जैसे 6:30 का टाइम होता है उस समय देख रहे हैं कि इन्होंने अपने बाल को मुड़वा लिया और मुड़वा के मंच पे आ गए, और मुझे लगा ही नहीं कि ये आदमी इतनी जल्दी कैसे परिवर्तित हो गया। तो ये है रंगमंच, और अपने आप को आत्मसात करना पड़ता है। और मैं सच कह रहा हूँ कि जिन दिनों मैं रंगमंच में सक्रिय अभिनेता के रूप में था, चाहे वो अम्बपाली हो, आषाढ़ का एक दिन हो, और बहुत सारे नाटक हैं, तुगलक हो, कोई भी नाटक हो जिसमें मैं बहुत सक्रिय रहा करता था, तो उस समय हमारे दर्शक थे। और मेरे प्रिय मित्र और सहपाठी रहे सतीश आनंद, हम लोग एक साथ 40 साल तक काम करते रहे। तो ये नहीं कहूँगा मैं कि रंगमंच को इस अधूरी दृष्टि से देखना चाहिए। इन्होंने बिहार के रंगमंच को और उन सारे कलाकारों को याद किया है। मैं सच कह रहा हूँ, हमने देखा कि शशि भूषण को याद किया इन्होंने। कई हैं ऐसे कलाकार जो हमारे बीच नहीं हैं। विकास हैं, आर.टी. राजन हैं, अनिल ओझा हैं, विद्याभूषण द्विवेदी हैं, राणा दा हैं, इन सबों को इन्होंने याद किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि रंगमंच तो एक बार हम मंच पे जाते हैं और अपना अभिनय कर लेते हैं, लेकिन हमारे सामने जो दर्शक हैं वो प्रत्यक्ष दर्शक हैं, वो ही हमारे लिए बहुत भगवान की तरह हैं। वो ताली बजा देते हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ। ये सब सक्रियता हम अनीश भाई को सच कहता हूँ कि बहुत ही सहज ढंग से और हमेशा
वो उसी अंदाज से ये बात करते रहे हैं जिससे हमेशा बात करते रहेंगे। कई किताबें इन्होंने लिखी हैं, बहुत सारी किताबें तो मैंने इनकी नहीं पढ़ी है, लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी किताबों को मुझे अब पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं तो इन्हीं चंद शब्दों में बोलूँगा कि न थक के बैठते तेरी उड़ान अभी बहुत बाकी है, ज़मीं थक गई आसमान बाकी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अनीस भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर हमारे बहुत सारे विद्वज्जन बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने उस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ बोल लिया, यही मेरी रोजी रोटी रही है, चूँकि मैं आकाशवाणी का उद्घोषक था। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको इन उत्साहवर्धक शब्दों के लिए, और आपका आशीर्वाद और आपका हमेशा साथ पटना रंगमंच को चाहिए। हमारे बीच डॉक्टर विनय कुमार आ गए हैं, मैं उनका औपचारिक रूप से इस मंच पे स्वागत करता हूं और उन्हें बुलाता हूं कि वो आएँ। और जैसा मैंने कहा, इस किताब को सबसे पहले उन्होंने ही खरीदा था यहाँ, तो उनसे विशेष टिप्पणी। मंच पे जो लोग बैठे हैं उनका कद इतना बड़ा है और दर्शक दीर्घा में भी नाटक से जुड़े काफ़ी महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि शायद, और अनीश की किताब इतनी भारी भरकम है अपने आप में कि मैं अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। ये सच है कि किताब की पहली कॉपी मैंने खरीदी। हुआ ये कि उस दिन उद्घाटन था मेले का और काव्य संध्या थी, उसमें पूरी योजना बना करके दर्शकों का इंतज़ाम नहीं था हॉल में, और हम लोग को बुलाया गया था कि जो लोग अच्छी कविताएं नहीं लिखते उनको पहले दिन निपटा दिया जाए। तो उसी उद्देश्य से मुझे बुलाया गया था, मैंने अपने को निपटा दिया और मेरा दायित्व पूरा हुआ शहर में रहने का और कविता लिखने का। लेकिन निकलते ही जो पहली बात मालूम हुई, अनीश अंकुर ने ये बात कही कि मेरी किताब आई है। मैंने कहा कहाँ, चलो 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 चलो। भागता भागता गया तो एक भारी भरकम मोटी सी किताब। अब मैं कभी मैं किताब को देखता हूँ, कभी अनीश अंकुर को देखता हूँ, मेरी हालत ये थी। और मैंने कहा भाई ये किताब खरीद ली जाए, तो किताब खरीदी गई। और लेकिन जब किताब के पन्ने पलटने लगा तो मुझे लगा कि किताब का साइज़ ही नहीं, कंटेंट भी उतना ही गंभीर है। लेकिन उससे पहले मैंने ये किया, पढ़ने से पहले, सोशल मीडिया का ज़माना है, मैंने उस समय ये तस्वीर खिंचवाई ऐसे करते हुए, और मैंने वहाँ पे जाके फेसबुक पे चेप दिया कि अपन ने किताब रिलीज़ कर दी। उसके पहले मैंने अपनी कोई पोस्ट डाली थी, 30-40 लोगों ने मुश्किल से लाइक किया होगा। ये किताब डालते और घंटे भर में 300 पार कर गया। तो मुझे याद आया कि जो मैं चलूं तो मेरा साया भी न साथ दे, जो तू चले ज़मीन चले आसमां चले। दरअसल अनीश की फितरत ही ऐसी है कि अनीश हम लोग अक्सर नहीं कहते हैं, सब लोग अनीस कहते हैं। और बड़ा लाइट, जैसे दंत सा में एक हल्कापन है, उसी हल्कापन से काफ़ी लोग ट्रीट करते हैं। लेकिन जब अनीश से बैठ के बात होती है, लंबी बात होती है, या किसी विषय पे बात होती है, या अनीश के लिखे किसी लेख से हम गुजरते हैं, तब पता चलता है कि अनीश ने कितनी मेहनत की है, कितनी तैयारी की है और किन किन विषयों का कितना अध्ययन किया है। मैं इस प्रसंग में याद कर रहा हूँ, सचदा बाबू का एक इंटरव्यू लिया था, सच्चिदानंद सिन्हा का। मेरा ख्याल है वो इंटरव्यू भी ऐसे ही 8-10 पन्ने सस्ते कागज़ पे ऐसे स्टेपल की हुई चीज़ थी। उस इंटरव्यू से आप गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि कितना कुछ उसमें है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, जो इकोनॉमिक चेंजेज हुए और जो सामाजिक परिवर्तन हुए, उसकी पूरी की पूरी सैद्धांत की और उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया उस इंटरव्यू में है। और अनीश के, ऐसा नहीं कि सजदा बाबू स्वतः बोल रहे थे, अनीश के सवाल ही वैसे थे। और वो जो तैयारी उसमें मुझे दिखी थी, इस किताब को पढ़ते हुए पलटते हुए, मुझे लगभग वही तैयारी इसमें दिखी है। जैसा कि हमारे मित्र कह रहे थे अभी कि अनीश ने भूमिका में डिस्क्लेमर डालने की बहुत कोशिश की है कि इसमें ये नहीं है, इसमें बहुत हड़बड़ी में लिखी गई है, चलताऊ ढंग से लिखी गई है। दरअसल ये है कि मनुष्य के बारे में कभी कोई भी बात जो कही जाती है, लिखी जाती है, वो एक तो पुरानी नहीं पड़ती, और दूसरी ये
कि जो फौरी प्रतिक्रियाएं भी होती हैं वो उतनी फौरी नहीं होती हैं, उसमें भी एक डेप्थ है। अभिनव गुप्त 2-2 शिष्यों को बिठाकर जब लिखवाया करते थे किताबें, या राहुल सांकृत्यायन 2-2, 3-3 को बिठा के लिखवाया करते थे, फौरी तौर पे ही कहते थे। दरअसल आप जब लिखते हैं, कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो क्षण उसमें बोल रहा होता है, उस क्षण में आप जो होते हैं आप बोल रहे होते हैं, आपका पूरा अस्तित्व बोल रहा होता है। पूरी किताब में ये तैयारी दिखती है। ये उस अनीश अंकुर की किताब है जो बालकनी में खड़ा होकर बारिश देखने वाला आदमी की तरह नहीं है, वो बारिश में भीगने वाले की किताब है, नुक्कड़ नाटक करने वाले की किताब है। ये थिएटर में, हॉल में थिएटर करने वाले की किताब है। बिहार के गांव में, यहाँ आज कहाँ अनीश अंकुर तो पुनपुन में बड़े भाई साहब करने जा रहे हैं, आज पंडारक में 500वां नाटक चल रहा है, वहाँ ताली बजाने जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ उसने कहा था कि भैया आप अखबार के लिए लिख दीजिएगा, चले जा रहे हैं 500 किलोमीटर। तो ये बारिश में भीगने वाली किताब है, इतनी लंबी और इतनी बिखरी हुई यात्रा करने वाले की किताब है। इसीलिए इस किताब का जो कंटेंट है, इस किताब का जो विषय है वो विविध है और उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो पहली बात तो ये, जो लोग अनीश के दोस्त हैं, मैं एक बार फिर से उनको कहूँगा, मतलब अपने आप को भी कह रहा हूँ कि अनीश की किताब नहीं, ये अनीश की किताब है। गंभीर, जब भी किताब उठाएं तो गंभीरता से लें, ये किताब बहुत गंभीरता से लिखी गई है। तीसरी बात ये कि अगर ये किताब, मैं कहूँ कि ये किताब बिहार के रंगकर्मी की किताब है, तो ये किताब और लिखने वाले दोनों का ट्रिवियलाइजेशन होगा, दोनों का नगण्यीकरण होगा। क्योंकि इस किताब से आप जब गुजरते हैं तो इसमें ऐसा लगता ही नहीं, जबकि बिहार पे एक अलग से अंश है, एक खंड है, लेकिन बाकी जितने भी इसमें आए हैं नाटक लिखने वाले, नाटक करने वाले, नाटक से जुड़े लोग, विचारक, अभिनेता, जिनके भी जीवन को छुआ गया है इसमें, उसमें एक सांगोपांगता है, उसमें एक दृष्टि है, और उसको एक मनुष्य के रूप में और उसकी प्रतिभा के विभिन्न आयामों को समेटते हुए पूरी की पूरी बात कही है। मैं हबीब तनवीर के बारे में पढ़ रहा था, मुझे आज तक नहीं पता था कि हबीब तनवीर साहब इतनी अच्छी शायरी करते थे। बाकी आप लोगों को पता होगा, मैं नालायक आदमी, मुझे नहीं पता था। और उनका इतना अच्छा अंश, उनकी एक नज्म का एक हिस्सा दिया गया है, हालांकि उसको शेर कह दिया गया है, जो शेर नहीं है वो नज्म है, तो नज्म का हिस्सा है वो। तो ऐसी ऐसी बातें आपको अन्य लोगों के बारे में भी मिलेगी, और मेरा ख्याल है जितने व्यक्तित्वों का चित्रण है समृद्ध करने के लिए काफ़ी है। आपको देश और दुनिया के लोग, खास लोगों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। दरअसल लग सकता है, अनीश ने भी डिस्क्लेमर दिया है कि ये नाटक का इतिहास नहीं बताती किताब, ये नाट्य कला के सिद्धांतों पर बात नहीं करती, रंगकर्मियों की जीवनी पे बात नहीं करती, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इसमें सब है। आप इससे गुजरते हुए नाट्य कला के इतिहास, भारत और बिहार में जो कुछ भी होता रहा है पढ़ रहे हैं, तो बंगाल के पूरे थिएटर के बारे में आपको दृष्टि मिलेगी कि कैसे वो कविताओं के पाठ पर जोर दिया करते थे, ये भी, और उनके जीवन में कैसे कैसे घटनाएं घटी। तो ये जो पूरी की पूरी दृष्टि है, ये आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये किताब एक ऐसी किताब है जो आपको, जिससे आप गुजरते हैं तो नाटक के बारे में एक संपूर्ण दृष्टि मिलती है। हालत नाटकों की जो अभी है, उसे देखते हुए दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि हम भरत मुनि के देश के रहने वाले हैं, कह सकते हैं कि हम भरत मुनि के वंशज हैं। और भरत मुनि जब नाट्यशास्त्र लिख रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी, उसकी भूमिका शुरू में ये एक बात कही उन्होंने इसमें कि नाट्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इंद्र ने ब्रह्मा को कहा कि लोग बड़े उदास हैं, लोग बड़े हताश हैं, लोग बड़े परेशान हैं, लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई है, कुछ ऐसा उपाय बताएं ब्रह्मा जी कि जिसमें लोगों का जीवन अच्छा हो। तब ब्रह्मा ने नाट्य की रचना की, नृत्य की रचना की, संगीत की रचना की, यानी कला के जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के सारे आयामों की रचना की, ऐसा भरत मुनि कहते हैं। जो मिथोलॉजिकल वे ऑफ नरेशन है उसको दरकिनार कर दीजिए। उसके बाद सोचिए कि दुनिया का पहला आदमी था जिसने फाइन आर्ट्स मनुष्य के जीवन को बेहतर कर सकता है, ये देखने वाला दुनिया का पहला आदमी था। और आज की तारीख में जब
बड़े ढेर सारे शोध पत्र कहते हैं दुनिया भर के कि कैसे नाटक और कलाओं के माध्यम से आदमी की परेशानियां दूर की जा सकती हैं, तो हम इस बात को भूल जाते हैं, वो भरत मुनि को रेफर नहीं करते। जबकि हालत ये है कि जिस थेस्पी की बात करते हैं, थेस्पी कब पैदा होता है? जिस समय भरत मुनि नाट्यशास्त्र लिख रहे हैं, उस समय रोम वाले और ग्रीस वाले क्या कर रहे थे? वो डिथिरैम्ब गा रहे थे, वो कोरस में गा रहे थे। थेस्पी पहला इंसान था जो रथ पर खड़ा होता है और अभिनेता की तरह जो कविता का पाठ था, जो डिथिरैम्ब का पाठ था, उसको पूरे भाव के साथ, मुद्राओं के साथ कहता है और मान लिया गया कि दुनिया का पहला अभिनेता ये है। तो उनकी संस्कृति में, अब इसे रिवाइवलिस्ट कह के मजाक नहीं उड़ाइएगा, ये सच है, ऐतिहासिक सच है कि जो थेस्पी दुनिया का पहला अभिनेता कह के वो लोग तालियां बजाते हैं, उसका नाम लेते हैं, जब उनका पहला अभिनेता पैदा हो रहा था तो हमारा देश लगभग उसी आसपास नाट्यशास्त्र लिख रहा था। तो नाट्यशास्त्र की ये महिमा है और ये महत्ता है। आज की तारीख में दुर्भाग्य की बात है ये कि हम अपने देश में नाटकों की वो महत्ता नहीं देख पा रहे हैं, वो महिमा नहीं देख पा रहे हैं। एक और बात मैं साझा करना चाहूँगा इस संदर्भ में। एक साइकोलॉजिस्ट थे जैकब एल मोरेनो। जैकब एल मोरेनो ने एक थेरेपी डेवलप की, कहा साइको ड्रामा। उनकी बड़ी अच्छी थ्योरी थी कि आदमी जो परेशान होता है ना, वो थॉट रिमिनेशन से होता है। वो एक ही चीज़ को बार बार चुभलाता रहता है, उलझा रहता है, एक ही बात को सोचता रहता है। उस साइकिल को ब्रेक करने का तरीका क्या होगा? उस साइकिल को ब्रेक करने का तरीका ये होगा कि क्रिएटिव थिंकिंग में जाए। और क्रिएटिव थिंकिंग पे दुनिया में जितना कुछ कहा गया, मेरे नो उस सबसे अलग कहते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ माइंड लगाओगे, सिर्फ विचार को एड्रेस करोगे, सिर्फ विचार को इन्वॉल्व करोगे तो वो नहीं टूटेगा। तो तीन चीजें चाहिए। एक तो कि तुम्हारा शरीर भी एक्शन में चाहिए, तुम्हारा माइंड भी एक्शन में चाहिए, और तुम्हारा लोगों के साथ संवाद भी चाहिए, संपर्क भी चाहिए। ये 3 डायमेंशनल यानी बायो साइको सोशल इंटरेक्शन होगा, तब टूटेगा। और कलाओं के क्षेत्र में नाटक के अलावा और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि बायो साइको सोशल पैराडाइम हमारे सामने रखे। ये उसकी ताकत है। इस किताब से गुजरते हुए इसमें नाटक की बायोलॉजी भी मिली है, साइकोलॉजी भी मिली है, उसकी सोशियोलॉजी भी मिली है, जिसके सामाजिक सरोकारों पर मेरा ख्याल है काफ़ी बात हुई होगी। मैं तो देर से आया, थोड़ी देर से, और आप सब सामाजिक सरोकार वाले लोग हैं। तो बायो साइको सोशल ये पूरा का पूरा हम उम्मीद करते हैं कि इस किताब से, सबसे पहले तो मैं नाटक से जुड़े सारे लोगों से अपील करता हूं कि एक बार ज़रूर इस किताब से एक प्रति खरीदें, उससे गुजरें और अपने आप को नए ढंग से शिक्षित करें। क्योंकि इसमें सिर्फ अनीश अंकुर नहीं है, अनीश अंकुर ने दुनिया को देखा, दुनिया से जगहों से चीज़ें चुनी हैं, वो सारी बातें भी हैं। आखिरी बात ये कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा कि मैंने असल में फ़ोटोग्राफ लिया, मुझे सेंटेंस बड़ा अच्छा लगा था। वो जो नाटक विवाद पैदा नहीं करता वो अपना कफन खुद तैयार करता है। गिरीश कर्नाड का ये कोट है, और मैं बद्दुआ देता हूं अनीश अंकुर को और इस किताब को कि ये किताब विवाद भी पैदा करे और किताब जिंदा रहे, और एक अगली अनीश अंकुर को जवाब देने के लिए एक और किताब लिखनी पड़ी। इसी बद्दुआ के साथ बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे आने का मौका दिया। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर। अभी तक तो हम सब किताब और किताब लिखने वाले के बारे में बोल रहे थे, उसके बारे में सब अपने अनुभव किताब का और अनीस के साथ, अनीस का एक एक्टिविस्ट के रूप में और लेखक के रूप में उसका मूल्यांकन कर रहे थे। और लेखक को भी सुनना ज़रूरी है, आखिर उसका रचना कर्म क्या है और वो कैसे यहाँ तक आया। तो आपने सर जो कहा कि वो नज़्म है, वो यूँ है कि तज़किरा वफ़ाओं का इसके खूं की सूरत में गम की तर्जुबानी है। मुझको गम से क्या लेना, पर मेरी वफ़ाओं की एक यही निशानी है। ये अनीस के लिए भी है। शुक्रिया सुशील जी। दोस्तों, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोग शाम में 7 बजे, जब इतनी ठंड है
लगभग 1 घंटे ये सभा चल रही है। हमारे सब मित्र, साथी, बंधु बांधव सब लोग मौजूद हैं। मैं सब लोग आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे सब लोग मंच से सुलभ जी, संतोष जी, विनय जी, तनवीर साहब, आलोक जी सबसे अंत में बोलेंगे। पुस्तक मेले में आज पहली बार आए हैं। यही 2 साल पहले गिर जाने से इनकी हड्डी टूट गई थी। कुणाल जी, अनिल जी, हरिश्चंद्र शर्मा और सुमन जी, ये किताब आप लोग पढ़ें। आप लोगों की प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। बस सिर्फ 2 बातें अपनी तरफ से कहनी है। ये नाटक समर्पित है हमारे उन 2 साथियों को, एक अंजनी तिवारी जो हमारे बचपन के साथी थे और जिनकी वजह से मैं नाटक की दुनिया में आया, और पिछले साल वो आज अखबार में रिपोर्टर भी थे, उनका निधन हो गया। और दूसरा गोपाल गोपी, जो थे तो बहुत अच्छे अभिनेता, रंगकर्मी, लेकिन बाद में राजनीति में वो सक्रिय हो गए। तो इन दोनों को समर्पित है। और पटना रंगमंच के बहुत सारे साथी बहुत कम उम्र में, कोई 30 साल में, कोई 28 साल में, कोई 31 साल में असमय गुजर गया। ऐसा एक्टिविस्ट थे। विचित्र विचित्र ढंग से मौत हुई है। विकास की मौत हुई, तमस उपन्यास पढ़ रहा था, पटना से गया रेलवे लाइन में, पढ़ते पढ़ते अचानक उपन्यास रख के थोड़ा गेट दरवाजे पर गया, थोड़ा बाहर झांका। जैसे ही झांकता है कि एक, तब गया रेलवे लाइन का दोहरीकरण चल रहा था, एक डंपर लापरवाही से रखा था, रेल टकराते हुए गई, कई लोगों को चोट आई, इसी की मृत्यु हुई। अनिल ओझा की मौत कैसे हुई? तो उमा सिन्हा के पास वामपंथी दुकान थी और उसी दिन आलोक जी का एक कविता और संगीत पर व्याख्यान होना था। वहाँ पहुँचा, उसके साथ में चेगवेरा, डीडी कोसाम्बी सबकी किताब थी, रास्ते में पहुँचा ही नहीं। 10 दिन के बाद पीएमसीएच में मृत पाया गया। राणा बनर्जी का सब लोग हर्ष जानते हैं। वीरेंद्र मंडल 28 साल में, तो उन अपने साथियों को भी हमने याद किया है। सिर्फ छोटी सी बात ये कहनी है कि विजन भट्टाचार्य की शताब्दी जब हुई पटने में, तो उनका निधन हुआ था। नाटक करते हुए मंच पर ही कांटी चुभ गई थी। तो उस पर बंगाल के महान कवि शक्ति चट्टोपाध्याय ने कविता लिखी थी, इसका शीर्षक था जीवन और नाट्य में दुख है। तो विजन भट्टाचार्य मूलतः पत्रकार थे। तो जो चीज़ उसने आकर्षित की उनको लिखने के बारे में, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो जो बंगाल में 43 का जो अकाल था, जिसमें 30 लाख लोग मारे गए थे, तो जो अकाल से जाते थे तो देखते थे कि जो अकाल पीड़ित है, जब उनके घर में काफ़ी अन्न था, ज़िंदगी काफ़ी अच्छी, तो उसके बारे में हंसी खुशी से बात करते थे। तो एक बूढ़े को देखा उन्होंने कि बूढ़ा है, बहुत पुराने दिनों को याद करता है। 3 दिन के बाद देखे कि वही बूढ़ा मर गया है। और एक ऐसी टिप्पणी की उन्होंने कि अकाल में जो मरता है आदमी, तो उसकी देह छोटी हो जाती। 6 फीट का आदमी है, आपको 2 फीट का लगेगा। तो बोला कि ये बात पत्रकारिता से अभिव्यक्त नहीं हो सकती, इसके लिए नाटक ही लिखना पड़ेगा। नाटक के बगैर ये संभव नहीं है। और जब तक हिंदुस्तान में नाटक होता रहा, भारत का डंका पूरी दुनिया में बजता रहा। और जब से हमने नाटक करना बंद कर दिया है, 1857 का जो महान जो विद्रोह है, जब इलाहाबाद से पटना तक का एक पेड़ नहीं था, जब क्रांतिकारियों को फांसी नहीं दी गई, किस चीज़ से विरोध हुआ? नाटक से। नील दर्पण नाटक आप लोगों को याद होगा। और उसके लिए अंग्रेज़ों ने 1876 का ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट लाया, 1876 का, आज भी भारत के कई हिस्सों में लागू है। तो नाटक को लेकर के ऐसे ही हम लोग के यहाँ अभी विनय जी ने चर्चा की, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, जो ब्रेख्त से, अभी कुणाल जी का इंटरव्यू देखिएगा तो वो कहते हैं कि धूर्त समागम जो 13वीं शताब्दी का नाटक है, जब भारतेंदु ने शुरू किया तो उसी से कनेक्ट करने की कोशिश की। अंतिम बात सिर्फ ये कहनी है कि हम लोग जो नाटक करते थे, तो ब्रेख्त से बहुत बड़ी सीख मिली हबीब तनवीर को अपने पारंपरिक रंगमंच को समझने में। अंग्रेज सब कहता था कि भारतीयों को कि सब कविता लिख सकता है, महाकाव्य रच सकता है, सबको नाटक करने नहीं आता। तो क्यों? तो मृच्छकटिकम महान नाटक है 4वीं-5वीं सदी का शूद्रक का। उसमें एक पात्र है, जज है, कहता है एक पात्र को कि जाके देख के आओ कि उस
मतलब एक बागीचे में एक औरत का शव पड़ा हुआ है कि नहीं, तो वहीं से बोल देता है कि हाँ है। तो कीथ सा तो कहता था कि बताइए, नाटक की बुनियादी चीज होती है टाइम, एक्शन की यूनिटी, 3 चीजों की 3 यूनिटी मानी जाती है। तो ये यूनिटी तो यहाँ भंग हो गई, तो आप लोगों को तो नाटक ही नहीं करने आता। तो ये कहा जाता था भरत मुनि के नाटशास्त्र में। भारत में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि यूनिटी 3 यूनिटी जो अरस्तु का सिद्धांत था, मूल चीज है कि रस पैदा हुआ कि नहीं। जैसे आप बैठे हुए हैं ये बोल रहे हैं, हमारे और आपके बीच अगर रस पैदा हो रहा है तो यही नाटक है और यही भारतीय परंपरा की देश है की देन है, यही ब्रेख्त ने देने की कोशिश की। इन सब चीज़ों को समेटने की कोशिश की गई है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय आलोक धनवा जी से अनुरोध है। बहुत धन्यवाद दादा। और अब इसी के साथ आज का ये स्पेशल और अभूतपूर्व लोकार्पण समारोह खत्म होता है। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना है, कल वरिष्ठ पत्रकार और लेखक श्री हरिवंश जी की किताबों का लोकार्पण होना है।